गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अपनी जो बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास चल रही थी फिजिक्स की, इसमें हमारी बुक चल रही थी ऑप्टिक्स। उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी इंटरफेरेंस के बारे में, व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो व्यतिकरण को ही हम आगे स्टार्ट करते हैं। और इसमें अब जो हमने पढ़ लिया था व्यतिकरण में, जो व्यतिकरण पढ़ा था उसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, फिर पतली फिल्मों में व्यतिकरण पढ़ा था। और उसके बाद में हमने पढ़ी थी न्यूटन वलय। और न्यूटन वलय में कुछ उसके जो एक्सपेरिमेंट वो थे, क्या बोलते हैं, उसके अनुप्रयोग थे, वो चल रहे थे। अब उसमें हमने उसकी चौड़ाई वगैरह ये ज्ञात की थी, वो क्या बोलते हैं, उसका व्यास ज्ञात किया था, न्यूटन वलय का व्यास। अब ज्ञात करते हैं न्यूटन वलय की चौड़ाई। तो आप हेडिंग डालिए न्यूटन वलय की चौड़ाई। और न्यूटन वलय की चौड़ाई में क्या करेंगे, अब देखिए, हेडिंग डालिए पहले तो। न्यूटन वलय की चौड़ाई इनकी बीटा। न्यूटन वलय की चौड़ाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? बीटा से। ये अपनी हो गई फिजिक्स। अब देखिए न्यूटन वलय की चौड़ाई कैसे निकालेंगे। बीटा, न्यूटन वलय की त्रिज्या निकाली थी हम लोगों ने, आर एन। तो क्या करेंगे, ये तो एन फ्रिंज के लिए है और n+1 वी फ्रिंज के लिए, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। n+1 वी फ्रिंज के लिए और ऑन वी नो डैट, लिख लो यहाँ पे वी नो डैट। ये हो गया इतना। और त्रिज्या, तो फिर इसको अगर वो व्यास में लिखे हम, चौड़ाई क्या होगी, जो व्यास का डिफरेंस होगा वही, तो 1/2 dn+1 -dn। ठीक है, ये हो गया अपना। अब आगे चलते हैं। ये जो फॉर्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं क्या, न्यूटन वलय की चौड़ाई। अब निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। फर्स्ट जो हमारी है वो है दीप्त। अब दीप्त फ्रिंज के लिए क्या प्रतिबंध था? दीप्त फ्रिंज के लिए व्यास क्या था, लिखिए, हम जानते हैं कि दीप्त फ्रिंज का व्यास, हम जानते हैं कि दीप्त फ्रिंज का व्यास क्या होता है, dn। रूट में कितना था, देखिए 2r 2n+1 लैम्डा। ये क्या था, दीप्त फ्रिंज का व्यास था। तो ये किसके लिए हो गया, एनवी फ्रिंज के लिए। इधर लिख दो एनवी फ्रिंज के लिए व्यास, एनवी फ्रिंज के लिए व्यास। इतना कर दिया। इसके आगे चलते हैं। अब निकालते हैं n+1 वी फ्रिंज के लिए, n+1 वी फ्रिंज के लिए व्यास कितना होगा, n+1 वी फ्रिंज के लिए, dn+1 = 2r, इसको 2, ये n+1, ये +1 लैम्डा। सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, ये dn+1 = 2r 2n+2 +1 लैम्डा। दिख रहा है ना यहाँ तक आप लोगों को? दिख रहा है। इधर चलते हैं। अब थोड़े इधर कर लेते हैं। इधर क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dn+1 =
2√2n+3 लैम्डा। इक्वेशन नंबर इसको दे दो, ये वाली इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन नंबर हो गई 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 3। अब लिखिए समीकरण 2 इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से मान इक्वेशन 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखो, इसका इधर रखेंगे तो इस मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके उतार लेना, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ उस तरफ को, तब तक आप, जब तक मैं मिटाऊँ तब तक क्या करेंगे आप लोग, इक्वेशन नंबर 1 जो है अपनी, उसमें इसका मान रख दीजिए। दोनों वैल्यू प्राप्त हुई हम लोगों को, उसका मान रख दीजिए। क्या था, बराबर 1/2 कितना है, 3 लैम्डा, यही है ना। और इक्वेशन नंबर 2 कितनी थी अपनी, 2n+1 लैम्डा, यही थी ना अपनी इक्वेशन नंबर यही थी। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, 1/2√2n+3 माइनस 2n+1 बाहर क्या निकला, 2r लैम्डा। ये क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब इसको और सॉल्व कर लो, ये जो 2 है इसको रूट में ले जाओ, रूट में ले जाएंगे तो क्या होगा, 2r लैम्डा, ये 1/2 था यहाँ पे, ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 होगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बचेगा हमें बेटा, क्या प्राप्त होगी दीप्त फ्रिंज के लिए, 2n+3 2n+1 और साथ में क्या है, r λ/2। इक्वेशन दे दीजिए इसको, कितनी थी, इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 क्या बताती है, न्यूटन वलय में दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को हमें बताती है, या फिर समीकरण 4 दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए प्रतिबंध है। ये हो गया, ये उतारिए, फिर हम ज्ञात करते हैं किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। तब तक मैं इस साइड का मिटा देता हूँ। और अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या करेंगे, अदीप्त फ्रिंज के लिए इसका व्यास कितना होता है, न्यूटन वलय का व्यास कितना होता है, कितना होता है, dn = 4n r लैम्डा, 4n r लैम्डा। अब देखते हैं वो दीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त के लिए देखिए, लिखिए अदीप्त, अदीप्त फ्रिंज के लिए व्यास कितना था उसका, d = 4rn लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको।
4r n लैम्डा था। nवीं फ्रिंज के लिए nवीं फ्रिंज के लिए व्यास कितना हो जाएगा, dn 4r n लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। n+1वीं फ्रिंज के लिए n+1वीं फ्रिंज के लिए कितना हो जाएगा ये, dn+1 इक्वल टू 4r n+1 लैम्डा। ठीक है। अतः चौड़ाई, अतः बीटा, बीटा निकालिए आप। तब तक मैं थोड़ी इंक कर डाल लेता हूँ। बीटा क्या हो जाएगा अपना, देखिए dn+1 में से क्या, ये dn+1 है, उसमें से माइनस कर दो dn को। जैसे dn को माइनस करोगे कुछ वैल्यू प्राप्त होगी, और जो वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारा बीटा का मान होगा। समझ गए? तो करो फटाफट। क्या था बीटा, बीटा इक्वल टू था 1/2 dn+1 माइनस dn। ये वैल्यू पुट करो, एक इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन 2 से मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर रख दो। रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, रखने पर बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 रूट कितना है, 4r n+1 लैम्डा, 4r n+1 लैम्डा। और अपना dn dn कितना है, 4rn लैम्डा। ये हो गया। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल लो। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 रूट n+1 माइनस रूट n, कितना था ये, 4, रूट में 12 आ जाएगा ये, 4r लैम्डा, ये 12 आ जाएगा रूट में। 2 को उससे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर की तरफ, इधर लिख देता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 उधर ले लेंगे अपन, 1/2 है अपना, तो रूट n+1 माइनस रूट n इक्वल मल्टीप्लाई में, तो ये 1/2 था 4r लैम्डा, तो ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा इसका, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बीटा बराबर हमें कितना मिलेगा, n+1 माइनस n r लैम्डा, रूट में है ये वैल्यू किस में आ गई, रूट में। और ये हमें क्या मिल गई, बीटा मिल गई किसके लिए, अद्वितीय फ्रिंज के लिए। कितना नंबर, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है आप लोगों के लिए, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 क्या बताती है, न्यूटन वलय में अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई के लिए प्रतिबंध है। अब इतना उतारिए, और उसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन वलय के अनुप्रयोग, न्यूटन वलय के अनुप्रयोग। और न्यूटन वलय के अनुप्रयोग में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, और वो कैसे ज्ञात करेंगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वो भी देखते हैं। तरंग दैर्घ्य में लैम्डा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है, और वो कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। आप ये उतारिए,
मैं उठा देता हूँ, अगर किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो को पॉज करें और उतार लें। अनुप्रयोग के बाद में जो अपनी न्यूटन वाला है ये हो जाएगी ख़त्म। फिर उसके बाद में चलेगा अपना माइकलसन, और माइकलसन के बाद जो व्यतिकरण के जो टॉपिक थे, जो भी इसके जिसमें व्यतिकरण पढ़ना था वो हमने सारे पढ़ लिए। तो मोस्टली आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो व्यतिकरण में किससे पूछता है, पतली फिल्म में पूछ लेता है, या फिर जो अपना ये न्यूटन वाला इसमें माइकलसन में, और ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हैं, मोस्ट। एप्लीकेशन पढ़ेंगे अब, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग, यानी कि न्यूटन वलय के प्रयोग। न्यूटन वलय के अनुप्रयोग। न्यूटन वलय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में इसमें फर्स्ट करेंगे हम क्या, जो हमारा फर्स्ट है फर्स्ट क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, ये है। अब हम जानते हैं कि दीप्त फ्रिंजों के लिए प्रतिबंध क्या होता है। दीप्त फ्रिंजों के लिए प्रतिबंध क्या होता है, या फिर अदीप्त फ्रिंज के लिए कर लें हम। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा, आप एक बार अपनी बुक खोलिए, बुक खोलेंगे तो उसमें कुछ मिलेगा आपको। और इसमें सबसे पहले करते हैं हम जानते हैं अदीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होता है प्रतिबंध। वी नो डैट, लिखिए वी नो डैट। और हम क्या जानते हैं, अदीप्त फ्रिंजों के लिए प्रतिबंध कितना होता है, 4r(n), और ये अपना हो गया लैम्डा। यहाँ तक कर लिया। अब इसका कर देते हैं अपन स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, लैम्डा। करेंगे इसका स्क्वायर तो क्या होगा, dn स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4r(n) लैम्डा। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 1। जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, यहाँ पे म्यू ले सकते हैं अपन। मैंने माध्यम क्या माना है यहाँ पे, वायु। वायु के लिए म्यू का मान कितना होता है, 1। अगर वायु ना लेते हैं, माध्यम को दूसरा होता, माध्यम लेते हैं, तो म्यू का मान म्यू, यानी कि कुछ भी होता, और यहाँ के जो ब्रैकेट में है वो क्या आता, म्यू आता, ऐसा। ठीक है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि म्यू कैसे नहीं आया, तो हमने माध्यम क्या मान रखा है यहाँ पे, वायु। और वायु में म्यू का मान कितना होता है, अपवर्तनांक का मान 1 होता है। ठीक है। अब आगे चलिए, अब n+1 के लिए निकालेंगे। n+1 वी फ्रिंज के लिए, n+1 वी फ्रिंज के लिए निकालेंगे। तो n+1 वी फ्रिंज के लिए क्या होगा, n+1 वी फ्रिंज के लिए क्या होगा, देखना एक बार। d² n+1 4r n+1 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 दे दिए इसको। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें,
dn प्लस का स्क्वायर इक्वल टू 4r n प्लस 1 लैम्डा माइनस 4r n लैम्डा। कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 4r लैम्डा बचा क्या n प्लस 1 n, ये कैंसिल आउट, बचा हमारे पास क्या 4r लैम्डा, और ये क्या हो गया dn प्लस का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर, ये साथ में चल रहा है इसके माइनस dn का स्क्वायर। इतना करने के बाद में यहाँ से n का वो लैम्डा का मान निकाल लीजिए। लैम्डा का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेगा अपन n प्लस पी फ्रिंज के लिए, क्योंकि 1 तो एक ही फ्रिंज के लिए आ जाएगा, और p का मान लिख देंगे हम 1 से, जहाँ n p क्या है यहाँ लिख देना p इक्वल टू 1 2 3 डेट सो ऑन। तो n प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा फिर, ये क्या मान आएगा अपने पास, लैम्डा का मान आएगा वो n प्लस पी में आएगा, n प्लस पी में, n प्लस पी में आएगा तो क्या होगा देखिए एक बार, 4r लैम्डा n प्लस पी, तब यहाँ से लैम्डा का मान निकाल लीजिए, लैम्डा बराबर dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर 4r, क्या हो गया 4r, और ये यहाँ भी p हो जाएगा फिर, और ये साथ में ये p भी आ जाएगा। अगर आप 1 लेते तो 1 भी सही था, p लिया है p भी सही है। 1 का मतलब क्या था, 1 सिर्फ एक फ्रिंज के लिए हो जाता, 1 के लिए हो जाता। p का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4, जैसे अपन n लेते हैं ना 0 से 1 2 3, वैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, n तो पहले से ही है तो n तो ले नहीं सकते, तो p लिया है, जो p का मान कितना है 1 2 3 डेट्स ऑन, ठीक है समझ गए। तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा का मान, और यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है, आपसे यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछता है और ज़रूर पूछता है, ठीक है। ये पहला इसका क्या हो गया अपने पास, इसका पहला जो एप्लीकेशन थी वो हो गई है। अब ये उतारिए आप, और उसके बाद में हम करेंगे जो दरों का अपवर्तनांक है ना वो ज्ञात करेंगे। जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है वो करेंगे हम लोग। सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसका, द्रव है जो कोई सा भी पारदर्शी, उसका जो म्यू है उसका मान को ज्ञात करेंगे। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अपवर्तनांक ज्ञात करना। और अब अभी हमने जस्ट लिखा ही है, अद्युत फ्रिंज का प्रतिबंध क्या था, वी नो डेट क्या होगा वी नो डेट से, dn लिख लो यहाँ पे, dn डैश क्या था 4rn लैम्डा, ये था कितना था 4rn लैम्डा। और अब हम क्या कर रहे हैं, म्यू यानी कि माध्यम का ले रहे हैं, तो यहाँ पे वायु तो है नहीं माध्यम है, तो ये म्यू भी आएगा। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट होने के बाद में अब इसमें वही करेंगे, n प्लस पी के लिए करेंगे,
एन प्लस पी वी फ्रिंज के लिए, एन प्लस वन वी पी वी फ्रिंज के लिए। और क्या होगा वो देखिए एक बार, डी एन डैश एन पी इक्वल टू 4 आर एन प्लस पी लैम्डा बाई म्यू। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए समीकरण 2 है समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, जैसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी एन डैश एन प्लस पी माइनस डी एन डैश 4 आर एन प्लस पी लैम्डा म्यू। 4 आर एन लैम्डा बाई म्यू, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, 4 आर लैम्डा म्यू एन प्लस पी माइनस एन। यहाँ तक कर ले, या फिर इसको आगे भी सोल्व कर ले, थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, डी एन प्लस पी 4 आर पी लैम्डा, ऐसे कर लो, लैम्डा पी और म्यू। इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें कुछ नहीं किया, पारदर्शी अपूर्णांक ज्ञात करना था, पारदर्शी दर का जो अपूर्णांक था वो ज्ञात करना था मैं, तो उसमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया नया, वही जो अद्वितीय फ्रिंज के लिए था उसका जो डीएन लिया वो लिया, और इसलिए डैश इसलिए लिखा है क्योंकि अब जो हम डीएन लेंगे वो लेंगे वायु के लिए, डीएन ही लेंगे, अद्वितीय फ्रिंज के लिए कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, डैश क्या बता रहे हैं हमें कि वहाँ पे माध्यम है, माध्यम, और डीएन क्या बताएगा कि वायु है, और वायु के लिए म्यू का मान कितना होता है 1। समझ गए। उसके बाद में ये किया, एन प्लस पी वी के लिए किया, पी क्या है 1 2 3 डैश सोन, ठीक है। और इसमें जो 2 में से वो जो करते आए पिछली बार, वो सॉरी अभी जस्ट पीछे किया ही है, माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद सोल्व किया तो ये आ गया। अब निकालेंगे, यदि वायु फिल्म हो तो यदि लिखिए, यदि वायु फिल्म हो तो, वायु की फिल्म होगी तो क्या होगा, म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जब म्यू का मान 1 हो जाएगा तो देखिए यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, डी एन प्लस पी डी एन 4 आर लैम्डा पी। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारी। और ये वैल्यू हमारी स्क्वायर की थी, स्क्वायर की वैल्यू थी ये, डी एन का स्क्वायर, ये भी डी एन का स्क्वायर, ठीक है। अब घटा दो, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे दो, किसका भाग दोगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, लिखिए समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या होगा, इस तरफ का आप लोगों ने उतार लिया होगा तो मैं इस तरफ का मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं मिट उतारा हो तो वीडियो पॉज कर लेना और आराम से उतार लेना।
देते हैं भाग, क्या मिलेगा हमें? समीकरण 4 क्या है? 4r लैम्डा p, ये क्या है? 4r लैम्डा p म्यू, म्यू ऊपर चला जाएगा, कर लेंगे वो बाद में। समीकरण 4 क्या है? डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर, ठीक है। नीचे डैश एन प्लस पी स्क्वायर डैश स्क्वायर, कैंसिल आउट, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? म्यू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर डैश एन प्लस पी का होल स्क्वायर और डी एन डैश का स्क्वायर। ये आप लोगों को मिल गया क्या? म्यू, म्यू का मान मिल गया। एक क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, इसका कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। अतः समीकरण 5 की समीकरण 5 की सहायता से माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ज्ञात किया जा सकता है, या ज्ञात किया जा सकता है। अतः समीकरण 5 की सहायता से माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। ये उतारिए, और इसके बाद में जो हमारा चलेगा वो चलेगा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा माइकलसन व्यतिकरण मापी। और ये अपनी बुक निकालो, और बुक में जो ये है करते हैं। माइकलसन व्यतिकरण मापी है, ये करते हैं। पेज नंबर निकाल लो आप लोग, कितने? 2.3, वो 2.19, 2.3 का नाम आ गया। ये यहाँ क्या है? आपका जो डायग्राम बना हुआ है माइकलसन व्यतिकरण मापी का प्रायोगिक व्यवस्था, वो देखेंगे। वो देखेंगे तो क्या देखेंगे? देखो, ये उतार लिया, अगर नहीं उतारा हो तो वीडियो को पॉज कर लेना और फिर उतार लेना। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, ऐसे प्रॉब्लम लाइक कुछ था नहीं, जो सेम डेरिवेशन है वही कर रहे हैं अपन, व्यास निकाल रहे हैं, त्रिज्या निकाल रहे हैं, फिर लैम्डा का मान, तरंग दैर्घ्य, म्यू का मान, कुछ ही नहीं, सिर्फ डेरिवेशन है। माइकलसन से क्या करेंगे? माइकलसन से वही, उसमें वही व्यतिकरण देखेंगे। और ये अपना माइकलसन है, ये इस चैप्टर का और इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, वो सॉरी लास्ट टॉपिक है। इसके हम माइकलसन पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और इसके साथ ही आपकी जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हेडिंग डालिए माइकलसन व्यतिकरण मापी। माइकलसन व्यतिकरण मापी, ये अपना टॉपिक है। और अब बनाते हैं अपन डायग्राम देखिए, ये यहाँ पे लेते हैं एक प्रकाश स्रोत जिससे ये तरंगे निकल रही तो इसके लिए क्या करते हैं? यहाँ पे एक लेंस लगा देता है जो क्या काम करता है? इन तरंगों को समांतर रखने का काम करता है।
अगर मेरी तरंगे सीधी ना जाइए तो आपको सीधी बनानी है। क्या करते हैं, कुछ दूरी पे एक प्लेट रखते हैं 45 डिग्री पे। ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा पता अंतर, यानी कि λ/2। उस वजह से क्या हो रही है, झुक रही है। ये यहाँ से क्या होगी, फिर यहाँ सीधा ऊपर जाएगी, परावर्तित होकर यूँ जाएगी, और एक यहाँ से क्या होगी, सीधी आ जाएगी यूँ, थोड़ा सा तिरछा होगी नीचे की ओर, और एक ऐसे सीधी जाएगी। सीधी जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सीधा कर लो इसको, यहाँ पे एक प्लेट और लगा के रखेंगे हम लोग, ये 45 डिग्री पे। जैसे जाएगी ये एक्स्ट्रा पता अंतर, और ये जाएगी यूँ जाके, ये एक लेंस रखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी दर्पण, इस पे ये पैमाने लिखे हुए हैं। डायग्राम आप बुक में देख सकते हैं, ये पैच लगे हैं इसके। दर्पण है M2, और यहाँ पे ये आपका क्या बोलते हैं इसको, दूरदर्शी बना रखा है इसने। T दूरदर्शी। दूरदर्शी ये आपका उत्तल लेंस है ही, उत्तल लेंस। इसने ऊपर भी एक दर्पण लगा रखा है, दर्पण बना लेते हैं थोड़ा सा। और इससे कुछ दूरी पर एक फिल्म बनती है, M1 M2। ये भी क्या होगा, दर्पण। इसमें भी क्या है, पैमाने, ये पैमाना, इसमें भी लगे हुए हैं पेच, ये लगे हुए हैं पेच। ये अपनी P हो गई, ये P' हो गई, और ये कैसी है, अर्धरजित। अर्धरजित को, इसको अर्धरजित कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे आपका डायग्राम में दे रखा है। अर्धरजित प्लेट यानी कि हाफ सिल्वर्ड, यानी कि ये आधी इस पे किसकी पॉलिश हुई है, चांदी की। ठीक है, अब ये है प्रतिकारी। प्रतिकारी प्लेट। और कुछ बचा, उत्तल लेंस, ये अपना प्रकाश स्रोत है, इसको भी लिख लो एक बार। ये किरणें इधर गई, ये नीचे की ओर। एंगल कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री पर रखा हुआ है।
ठीक है, ये अपना बन गया डायग्राम। क्या बन गया? डायग्राम बन गया। और ये परावर्तित प्रकाश किरण लिख लो अगर आप लिखना चाहो तो। परावर्तित प्रकाश की किरण। ये जो दर्पण है ये गतिशील अवस्था में है, और जो अपना ये दर्पण है ये कैसे है? स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में है। डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। स्थिर अवस्था में लिख लो या फिर विराम अवस्था में लिख लो, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको ताकि आपको सही से समझ में आए। यहाँ से प्रकाश की ये जो किरणें वो उत्सर्जित होती हैं और उत्सर्जित होकर कहाँ जाती हैं? इस तरफ जाती हैं, यूं यूं। तो हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। और उत्तल लेंस क्या करता है? इन किरणों को समांतर रखने का काम करता है, यानी कि सीधे रखने का काम करता है। जैसे ये सीधे जाती है हम बीच में क्या करते हैं, एक अर्धरजित प्लेट यानी कि जिसपे हाफ सिल्वर की पॉलिश की हुई या फिर हाफ सिल्वर की प्लेट, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, हाफ सिल्वर रजित, यानी कि आधी चांदी की है और आधी दूसरी। तो इस पर जब ये आपतित होती है तो ये क्या करती है, जो λ/2 पथांतर पे विक्षेपित हो जाती है। यहाँ से λ/2 एक्स्ट्रा पथांतर ले लेती है परावर्तित हो। फिर क्या होता है, यहाँ से ये इस तरफ तो हो जाती है परावर्तित और इस तरफ हो जाती है पारगमित। फिर यहाँ से आगे चलते हैं तो ये प्लेट लगाते हैं। तो इस वाली प्लेट का बस सिर्फ इतना सा काम है कि ये जो ये पथांतर है ना, ये पथांतर को कैसे रखती है, सेम रखती है। तरंगों के मध्य जो पथांतर होता है उनको क्या रखती है, सेम। जैसे इसमें λ/2 का हुआ तो इसमें भी λ/2 का होगा। अगर जैसे ये दर्पण नहीं लगाते फिर एक वो लगाते हैं हम क्या, प्लेट, फिर वो λ/2 रखती है पथांतर, तो इनका जो पथांतर है वो सेम रखती है। इसके बाद क्या होता है, ये इधर जाती है, दर्पण पे जाती है तो यहाँ पे एक वायु की पतली फिल्म बन जाती है, यानी कि M1 का प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ से। फिर ये यहाँ आती है, जब जाती है और आती है तो क्या होता है, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। और जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो हमें व्यतिकरण प्राप्त होता है। और जब व्यतिकरण प्राप्त होता है तो व्यतिकरण प्राप्त होगा तो हमें क्या होगा, फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो अदीप्त और दीप्त फ्रिंजों की वजह क्या है, इनका आपस में अध्यारोपण होना। और इसको हम क्या करते हैं, ये अपना टेलीस्कोप दूरदर्शी की सहायता से देखते हैं, यानी कि इसको हम कैसे देख सकते हैं, दूरदर्शी की सहायता से। और न्यूटन वलय में हमने क्या किया था, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया था। तो डिफरेंस पूछता है आपको, तो न्यूटन वलय में और माइकलसन व्यतिकरण मापी में डिफरेंस। तो पहला तो ये हो गया कि इसमें हम दूरदर्शी का उपयोग करते हैं और न्यूटन वलय में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, तो इसमें यही था। और जो फिर हमें मिलता है वो हम यहाँ पे इनके पैमानों पे इनके मान ले लेते हैं। यही इतना ही यहाँ पे। अब इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत एक बार थ्योरी है थोड़ी सी, वो थ्योरी लिख लीजिए आप लोग। थ्योरी लिखिए, सिद्धांत इसका लिखिए। माइकलसन व्यतिकरण मापी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की एक विधि है। माइकलसन व्यतिकरण मापी कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की एक विधि है। इस विधि में आयाम विभाजन प्रक्रिया से कलांतर या कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। कलांतर या कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात आपतित प्रकाश किरण का आंशिक परावर्तन एवं आंशिक अपवर्तन होता है। परावर्तित प्रकाश की किरण कांच की प्लेट P में से 2 बार गुजरती है। ये एक बार इधर आई, एक बार इधर जाएगी और एक बार इधर आएगी, 2 बार गुजरेगी, 2 बार गुजरती है। तथा अपवर्तित प्रकाश की किरण यह कार्य एक बार भी नहीं करती। अपवर्तित प्रकाश की किरण यह कार्य एक बार भी नहीं करती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसलिए दोनों प्रकाश किरणों के पथ में अधिक अंतर उत्पन्न हो जाता है। पथ में
अधिक अंतर उत्पन्न हो जाता है। इस पथांतर के मान को कम करने के लिए अपवर्तित प्रकाश किरणों के मार्ग में कांच की प्लेट रख देते हैं। इस पथांतर के मान को कम करने के लिए अपवर्तित प्रकाश किरणों के मार्ग में कांच की प्लेट रख देते हैं, जिसे प्रतिकारी प्लेट कहते हैं। ये रख देते हैं हम पथांतर का मान कम करने के लिए, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो बराबर हो जाएगा, ये भी λ/2 हो जाएगी, वो भी λ/2 हो जाएगी। ठीक है, जब आप अपवर्तित प्रकाश की किरण इस प्लेट में से 2 बार गुजरती है, अर्थात कांच के प्लेट पर परावर्तित व अपवर्तित किरणों के मध्य पथांतर को समान कर देती है। लिखिए, अर्थात कांच की प्लेट C परावर्तित, लिखिए, अर्थात कांच की प्लेट C परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर को समान कर देती है। अपवर्तित व परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य जो अपना पथांतर होता है उसको क्या कर देती है? समान कर देती है। अब आगे लिखिए, समान कर देती है। अब करते हैं माइकलसन में फ्रिंजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम उतार लीजिए एक बार, फिर फ्रिंजों का निर्माण करते हैं आराम से। एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ से प्रकाश स्रोत आता है, उत्तल लेंस इसलिए लगाते हैं ताकि ये कैसे रहें, सीधे रहें। फिर ये लेते हैं हम एक प्लेट जो अर्धरजित होती है, यानी कि हाफ सिल्वर्ड। जैसे इस पर अपवर्तित और परावर्तित 2 बार गुजरेगी तो एक इस तरफ चली जाएगी और एक इस तरफ आ जाएगी। ये जाएगी तो ये वापस भी आ जाएगी, तो जिससे अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण से हमें फ्रिंज प्राप्त होगी, जिसे हम टेलीस्कोप के साथ ऐसे देख लेते हैं। इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं, अगर ये ऐसे होती तो ये तरंग सीधी चली जाती, और सीधी चली जाती तो इसका तो कितना होता है λ/2, और इसका सेम रहता, और इन दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस। तो इनको जो इनका पथांतर था वो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? ये लगाते हैं, और जैसे ये आ जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी? λ/2 और λ/2, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? समान, यानी कि इनका पथांतर कैसा हो गया? समान हो जाएगा। और हम दर्पण से फिर याद कर लेंगे इनका मान। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ, अब जो हमारा, इसमें हम किसकी सहायता से देखते हैं? टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं। फ्रिंजों का निर्माण करते हैं। फ्रिंजों का निर्माण, और उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। पेज नंबर आपके 2.20। ये डायग्राम बनाते हैं। अपना जो दर्पण था वो यूँ था, ये, और जो दूसरा वाला दर्पण था वो ये था, यूँ। इसी में क्या लगा हुआ था हमारा? सूक्ष्मदर्शी लगा देते हैं यहीं पे। सॉरी, सूक्ष्मदर्शी नहीं, क्या? टेलीस्कोप, दूरदर्शी, टेलीस्कोप, ये किरण यूँ आई, सीधा ये आ गई। ठीक है, ये वाली यूँ आई, समांतर, एक बार सीधे बनाओ इसको, ये आई। टेलीस्कोप हमारा इस तरफ बनाओ, टेलीस्कोप
इधर ये चली जाएगी, यहाँ से हम देख लेंगे इसको। ये हमने 90 डिग्री एंगल दे दिया, इसको नाम दे दिया S1, इसको दे दिया S2 और ये अपना हो गया A। ठीक है, इसको नाम दे दिया S1, इसको नाम दे दिया S2 और ये हो गया A। और ये डायग्राम हो गया 90 डिग्री का, सॉरी डायग्राम हो गया ये, और ये एंगल हो गया कितना 90 डिग्री का। अब देखिए त्रिभुज, ये अपना त्रिभुज है S2 S1 A में, ऐसे ऐसे क्या होगा, ऐसे cos थीटा का मान निकालिए लाल बटा कक्का से, क्या हो जाएगा इक्वल टू S1 S2। तो S1A का मान निकालिए यहाँ से, S1A का मान कितना हो जाएगा, S1A ये हटा दीजिए, ये नहीं है, S1 S2 cos थीटा। ठीक है, अब आगे चलिए, अब इसको मान लेते हैं S1A को डेल, यानी कि पतांतर डिफरेंस डेल 1, S1 S2 यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2D cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2D cos थीटा। थोड़ी सी थ्योरी है इसकी, वो लिख लीजिए, तो इसकी जो डेरिवेशन है वो करते हैं। ये तो मैं मिटा देता हूँ डायग्राम, आपकी उसमें है, इसमें बुक में आराम से उतार के देख लेना। अब लिखना है, एक डेरिवेशन करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या निकालना था, S2Q 2D cos थीटा, सही है। लिखिए, माइकलसन व्यतिकरण मापी में दो दर्पण, माइकलसन व्यतिकरण मापी में दो दर्पण M1 व M2 उपस्थित होते हैं। M1 दर्पण गतिशील अवस्था में उपस्थित होता है तथा M2 दर्पण स्थिर अवस्था में उपस्थित होता है। M1 M2 दर्पण का प्रतिबिंब M21 तथा M1 व M2 डैश दर्पण के मध्य एक माइकलसन फिल्म का निर्माण होता है। यह फिल्म आभासी फिल्म होती है। इस फिल्म के कारण बिंदु O पर, लिखिए, इस फिल्म के कारण बिंदु O पर प्रकाश की किरणों का अध्यारोपण होता है। इस अध्यारोपण के कारण माइकलसन फ्रिंजों का निर्माण होता है। परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर डेल 1 2D cos थीटा है। परावर्तित स्टोक्स के अनुसार, अब लिखिए, इधर लिखते हैं, परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर में कितना एक्स्ट्रा कितना प्राप्त होता है, λ/2। तो प्रभावी पथांतर कैसे निकालेंगे, अतः प्रभावी पथांतर डेल इक्वल टू डेल 1 माइनस λ/2 2D cos थीटा माइनस λ/2।
2d cos थीटा माइनस लैम्डा बाई 2। समीकरण लिखिए अब। समीकरण 2 परावर्तित प्रकाश किरणों के लिए पथांतर को व्यक्त करती है जिसके कारण दीप्त व अदीप्त माइकलसन फ्रिंजों का निर्माण होता है। अब इसके लिए हम निकाल लेते हैं समपोषित व्यतिकरण के लिए भी निकाल लेते हैं फ्रिंज और समपोषी के लिए। फर्स्ट निकालते हैं समपोषी विनाशी के लिए, समपोषी और विनाशी के लिए निकालेंगे। समपोषी समपोषी व्यतिकरण के लिए अब क्या प्रतिबंध होता है हम जानते हैं। पथांतर कितना होता है, वी नो डैट क्या डेल कितना होता है एन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको। अब रखिए ये भी तो है ना अपने इक्वेशन नंबर 2, इसको 3 दीजिए। आप दे सकते हैं अपने हिसाब से इक्वेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 1 सॉरी समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या होगा 2d cos थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2d cos थीटा n प्लस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वेशन नंबर 4। ये मिल गया हमें 2d cos थीटा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब समझाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि करते करते आ गए अपन। ये प्रतिबंध किसका है, दीप्त फ्रिंज का प्रतिबंध है। समीकरण 4 दीप्त फ्रिंज का प्रतिबंध है। मैं लिख देता हूँ छोटा सा, आपको पढ़ता रहे। ये सिर्फ हिंट है, ऐसे लिख लेना ताकि आप लोगों को याद रहे। अब विनाशी के लिए करते हैं नंबर 2। विनाशी व्यतिकरण और हम जानते हैं वी नो डेट क्या होता है, डेल बराबर होता है 2n प्लस 1 लैम्डा। इक्वेशन नंबर लैम्डा बाई 2 होता है। इक्वेशन नंबर 5 दे दिए। समीकरण 2 व समीकरण 5 से क्या मिलेगा हमें, मान रखेंगे तो 2d cos थीटा 2d cos थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2d cos थीटा और ये n लैम्डा। इक्वेशन नंबर 6 और ये किसके लिए है, अदीप्त का प्रतिबंध है। अदीप्त का क्या है ये प्रतिबंध। यहाँ तक उतारेंगे तो क्या हो जाएगा अपना हो गया ये अदीप्त फ्रिंज का प्रतिबंध। अब हम ज्ञात करेंगे फ्रिंज की त्रिज्या। तो ये तो उतारिए आप, उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे फ्रिंज की त्रिज्या। मिटाता हूँ मैं, किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करे उतार लें।
अब बात करेंगे हम क्या, फ्रिंजों की त्रिज्या के बारे में, और त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे वो भी देखते हैं। लिखिए, टॉपिक डालिए अपना, फ्रिंज की त्रिज्या। पहले एक फ्रिंज की बात कर लेते हैं या फिर फ्रिंजों की त्रिज्या। एक की बात, फ्रिंज की त्रिज्या। और फ्रिंज की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? एक डायग्राम बनाया छोटा सा, मान लेते हैं अपने पास ये कोई फ्रिंज है, इसकी त्रिज्या ये आर है। क्या है? आर एन। आर एन है, और ये हम देख रहे हैं किससे? टेलीस्कोप से। जैसे अपना टेलीस्कोप है, यहाँ पे बना लिया टेलीस्कोप, ये ऐसे आ रही है यूँ, इनके बीच में कौन? थीटा। यहाँ तक की दूरी कितनी है? डी है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी है। और जो थीटा है ये कितना है? डी एन है, डी एन है। और ये तो दूसरी फ्रिंज है, ऐसे फ्रिंज है, तो एक की ज्ञात कर लेता हूँ। तो क्या करते हैं, जो थीटा है, थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। थीटा का मान जैसे ही ज्ञात करेंगे तो हमें फ्रिंज का यानी कि ये आर एन भी हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये डायग्राम उतार के थोड़ा सा लिख लीजिए। माना एन वी माइकलसन फ्रिंज की त्रिज्या आर एन है तथा दूरदर्शी से दूरी डी है तथा बनने वाला कोण थीटा एन है, तो चित्रानुसार इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। tan थीटा का मान निकाल लीजिए लाल बटे कक्के से, और अपना tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा आर एन डी, ये हो गया आर एन डी। आर एन का मान निकाल लीजिए अब यहाँ से, जैसे आर एन ये डी tan थीटा, सेक की फॉर्म में लिख लीजिए डी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब देखिए, अब द्वित फ्रिंजों के लिए और परद्वित फ्रिंजों के लिए इसकी वो कर लेते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। फर्स्ट अपना है द्वित के लिए। द्वित के लिए कितना होता है? 2d cos थीटा, लिख लीजिए यहाँ पे वी नो डैट। टू डी cos थीटा कितना था? 2n प्लस कितना था वो? देखिए एक बार बुक में देखिए अपने, 2d cos थीटा 2n प्लस लैम्डा प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए यहाँ से। पहले तो क्या करते हैं, अपने पास यहाँ पे ये थीटा n है, उसमें जो थीटा था वो कितना था? n माना था थीटा n, तो n भी फ्रिंज के लिए अब cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? ये 2d वहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? नीचे, और नीचे जाके क्या हो जाएगा? 4d हो जाएगा। सही है ना? 4d कैसे हो जाएगा? cos थीटा n 2n प्लस 1 लैम्डा, ये हो जाएगा 4d। इक्वेशन नंबर कितनी थी? 2। इक्वेशन नंबर 2। अब रखिए मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या किया? वो जो डायग्राम बनाया उसमें जो यूँ था, इसको एक को 90 डिग्री मान लिया किसी को भी, और उसमें tan का फॉर्मूला लगा दिया, tan थीटा LAL के लाल बटा कक्का से। लंब कितना था उसका? RN, यानी कि यूँ, ये 90 डिग्री लिया।
आधार कितना था उसका, थीटा, सॉरी डी, यह लंबा, ठीक है। यह ऐसा था अपना डायग्राम, यूं और यूं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी डी, यह आर, यही चाहिए था लंबा बटे आधार, इनकी डी आर है, ठीक है। ये लेने के बाद इसको पहले सेक की फॉर्म में लिखा, फिर कोस की फॉर्म में लिखा। अब फिर हम क्या करेंगे, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की बात करेंगे। तो दीप्त के लिए हम जानते हैं 2d कोस्टेड 2n+1 λ/2, एनवी फ्रिंज के लिए ज्ञात करना है। तो ये हो गया समीकरण, दो समीकरण से मान रखेंगे। तो देखो एक बार, आर एन डी √1/2n+1 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और अपना ये 4d का स्क्वायर, ठीक है। कोस का मान रख दिया, ये -1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एन डी √4d का स्क्वायर 2n+1 का स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर -1। इक्वेशन नंबर 3 देखिए सही है क्या बुक में। आगे खोलना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आर एन डी √4d स्क्वायर 2n+1 लैम्डा स्क्वायर -1। अगर आगे खोलना चाहो तो ये मिलेगा अपने। और ये किसके लिए है, द्वित्व फ्रिंज के लिए। किसके लिए है ये, द्वित्व फ्रिंज के लिए। अब हम ज्ञात करेंगे अद्वित्व फ्रिंज के लिए। हम ज्ञात करेंगे अद्वित्व फ्रिंज के लिए। किसके लिए ज्ञात करेंगे, अद्वित्व फ्रिंज के लिए ज्ञात करेंगे। और अद्वित्व फ्रिंज के लिए ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एन लैम्डा आ जाएगा 2n+1 की जगह। अद्वित्व फ्रिंज के लिए 2d cos थीटा, 2d cos थीटा एन लैम्डा और एन भी उसके लिए फ्रिंज के लिए। क्या हो जाएगा ये, 2d cos थीटा एन लैम्डा। इक्वेशन कितनी दें, 4। समीकरण 4 वह और कौन सी थी अपनी इक्वेशन, समीकरण 1। समीकरण 1 से क्या होगा, 1 से सॉरी cos थीटा का मान तो निकाला ही नहीं आप लोगों ने, मैं भी भूल गया और आप तो बताते ही नहीं है। कितना हो जाएगा, एन लैम्डा 2d। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब लिखिए समीकरण 4 व 1 से मान 4 व समीकरण 1 से। समीकरण 4 व 1 से देखो क्या होगा, ये मिटा देता हूँ, ये समझ में तो आएगा आप लोगों को। देखिए क्या था समीकरण 4, 1 आर एन डी √1 - एन लैम्डा स्क्वायर 2d स्क्वायर -1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एन डी √2d स्क्वायर एन लैम्डा स्क्वायर -1। इसको और सोल्व कर लें, स्क्वायर इनका ब्रैकेट खोल दे तो 4d स्क्वायर एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर -1। इक्वेशन 5 ये किसके लिए आ गई थी जी, ये अद्वित्व फ्रिंज के लिए आ गई। ये यहाँ तक उतार लिया। अब 2 टॉपिक और अपने, सॉरी इसी में माइकलसन में ही 2 और हैं, वो कर लेते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। ऐसे करके पहले इनमें डिफरेंस लिखवा दूँ या पहले वो टॉपिक तरंग दे रही है इसका, ऐसे करते हैं इसकी तरंग दे रही है ज्ञात कर लेते, प्रकाश की तरंग दे रही है। ये उतार लो, मैं साइड हो जाता हूँ, थोड़ा वीडियो पॉज कर लेना फिर आप लोग।
अब लिख लीजिए माइकलसन व्यतिकरण मापी तरंग धैर्य ज्ञात करना। धैर्य ज्ञात करना लिखने ना आप लोग आगे का माइकलसन व्यतिकरण मापी। आपकी जो ये बुक है मीटर का मानकीकरण अपवर्तनांक पूरा ही लिख देता हूँ। आपका टॉपिक है, पेज नंबर है 2.23, जो आपका फर्स्ट है इसमें अनुप्रिय एप्लीकेशन में, वही है ये। लिखिए माइकलसन व्यतिकरण मापी से प्रकाश की तरंग धैर्य ज्ञात करना। ठीक है। और इसमें अब लिखिए, हम जानते हैं अद्वित फ्रिंजों के लिए प्रतिबंध क्या होता है। वी नो डैट परदीप्त होता है वो। वी नो डैट क्या होता है प्रतिबंध प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए 2D cos थीटा, 2D cos थीटा n लैम्डा। ये प्रतिबंध है, ना कि पथांतर का मान है। तो ये प्रतिबंध किसका है? अद्वित फ्रिंजों के लिए। अद्वित फ्रिंजों के लिए क्या होता है? 2D cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, प्रतिबंध है ये, अद्वित फ्रिंजों का प्रतिबंध है। और अद्वित फ्रिंजों का प्रतिबंध ये है केंद्रीय बिंदु, सेंटर के लिए थीटा का मान कितना होगा? 0, cos 0 का मान 1, इक्वेशन फर्स्ट से 2D इक्वल टू n लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें थोड़ी सी थ्योरी है वो लिख लीजिए। माना गतिशील दर्पण को x विस्थापित कर दिया जाता है तो कुल विस्थापन d प्लस एक्स हो जाता है। तो कुल विस्थापन d प्लस एक्स, कुल विस्थापन d प्लस एक्स। माना इस विस्थापन के कारण n फ्रिंजों की वृद्धि होती है, माना इस विस्थापन के कारण n फ्रिंजों की वृद्धि होती है, अतः कुल विस्थापन n प्लस n स्मॉल n, तो अतः कुल विस्थापन n। अतः आगे लिखिए वो लाइन, ये लिख लिए, एक बार फिर से बोल देता हूँ। माना गतिशील दर्पण को x विस्थापित कर दिया जाता है तो कुल विस्थापन d प्लस एक्स। माना इस विस्थापन के कारण n फ्रिंजों की वृद्धि होती है तो कुल विस्थापन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अतः कर दीजिए, इसमें ये मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। 2D प्लस एक्स, 2D प्लस एक्स, n प्लस n लैम्डा। ये हो गया अपना। ये होने के बाद में देखिए क्या होगा, 2D 2x सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2D प्लस 2x n लैम्डा इक्वल टू n लैम्डा। क्या हो जाएगा? n लैम्डा। n लैम्डा का मान कितना है अपने पास? 2D प्लस 2x, n लैम्डा का मान की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चूँकि 2D इक्वल टू n लैम्डा, तो इधर रख लेते हैं, कट गया। क्या बचा अपने पास? 2x
एन लैम्डा। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए किया है मैंने ये। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x एन लैम्डा। तो लैम्डा का मान क्या क्या हो जाएगा, लैम्डा देखो एक बार लैम्डा का मान क्या हो जाएगा 2x प्लस एन। क्या हो जाएगा लैम्डा का मान, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो इधर एन। ये तरंग दे रही है आगे प्रकाश की। नहीं समझ में आया हो तो देख लेना। 2d प्लस 2x इसको खोलेंगे तब एन लैम्डा चूँकि 2d इक्वल टू एन लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 1। ये देख लो इक्वेशन 1 में, तो एन लैम्डा की जगह क्या रख देंगे, इसलिए 2d प्लस 2x इक्वल टू 2d एन लैम्डा बचा गया 2x इक्वल टू एन लैम्डा। उल्टा कर लेते हैं इनको, 2x इक्वल टू 1 अपॉन एन लैम्डा, लैम्डा को उधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू एन। ये रफ वर्क के लिए किसी को समझ में ना आया हो तो उतार सकता है वो। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, चाहे x तो क्या है डिस्टेंस दूरी, n क्या है फ्रिंज है, और ये अपनी तरंग दे रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसमें समीकरण कितना दिया इसका नाम 1 2, इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे दीजिए। ये सब तो मिटा दीजिए, सबको पता लग गया। ये दूरी, ये फ्रिंज है, तरंग दे रही है। समीकरण 3, समीकरण 3 की सहायता से माइकलसन व्यतिकरण मापी में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। अब जो आपका इस चैप्टर का जो लास्ट पेज है उसमें आ जाइए, पेज नंबर आ जाइए 2.26 में, 2.26 में। और इनमें जो डिफरेंस है वो लिख लीजिए। एक तरफ तो न्यूटन लिखिए, न्यूटन में फ्रिंज में न्यूटन फ्रिंज और माइकलसन फ्रिंज में अंतर, डिफरेंस इन न्यूटन्स फ्रिंज एंड माइकलसन फ्रिंज लिखिए। एक तरफ न्यूटन फ्रिंज में लिखिए ये फ्रिंज फनाकार वास्तविक वायु फिल्म के कारण बनती है। न्यूटन में अपन ने देखा है था, न्यूटन वाले में वायु की फिल्म बनती है, प्लेट और एक उस समतल उत्तल लेंस के मध्य। और इसमें लिखिए माइकलसन में ये फिल्में सम मोटाई की काल्पनिक वायु की फिल्म के कारण बनती है। काल्पनिक मानते हैं अपन ऊपर, ये फ्रिंजेस सम मोटाई की होती है। न्यूटन में लिखिए ये फ्रिंजेस सम मोटाई की होती है। माइकलसन में लिखिए ये फ्रिंजेस सम आनत वाली होती है। फ्रिंजों के, अब न्यूटन में लिखिए फ्रिंजों के क्रमांक में वृद्धि के साथ फ्रिंजों की त्रिज्या में वृद्धि होती है। न्यूटन में कैसे बनती है, वलय तो बनती है यूं यूं यूं, तो इनकी त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। यही चीज़ इससे बता रहा है। त्रिज्या कोटि बढ़ने पर फ्रिंज की त्रिज्या में कमी होती है। इसकी त्रिज्या में क्या होती है, कमी होती है। अब इसमें माइकलसन की त्रिज्या में क्या होती है, कमी होती है। न्यूटन में लिखिए केंद्रीय फ्रिंज का क्रमांक 0 होता है, इसमें वो जो अधिप्त बनती है अपनी। और इसमें लिखिए केंद्रीय फ्रिंज का क्रमांक अनंत होता है माइकलसन में। अब लिखिए न्यूटन फ्रिंजों में इन फ्रिंजों को फ्रिंज कहते हैं, और माइकलसन में इन फ्रिंजों को हेड इंजर फ्रिंज कहते हैं। ये फ्रिंज न्यूटन में लिखिए, न्यूटन में फ्रिंज फिल्म के तल में बनती है। माइकलसन में ये फ्रिंज अनंत पर बनती है। न्यूटन में सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती है। सूक्ष्मदर्शी लेते हैं अपन, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखी जा सकती है। और उसमें माइकलसन में दूरदर्शी की सहायता से देखी जा सकती है। और ये यूनिट आपकी यहाँ ख़त्म हो चुकी है, ये यूनिट आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आगे फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन, और फ्रेनल विवर्तन में जो हम स्टार्ट करेंगे, फ्रेनल विवर्तन में क्या होगा देखो, ये तो उतार लिया, इसमें कुछ नहीं किया। माइकलसन में हमने क्या किया, ये अधिक फ्रिंज का प्रतिबंध था, इसको 2d cos θ n लैम्डा, cos θ केंद्रीय बिंदु पर 0 होगा क्योंकि मान 0 ही होता है केंद्र में। 0 होते ही 2d ये आ गया।
अब हमने क्या किया, जो उसकी दूरी थी उसको एक्स विस्थापित कर दिया, लेंस को एक्स विस्थापित कर दिया, तो मतलब ये दूरी और जुड़ जाएगी उसमें। और तब हमें क्या मिली, एन फ्रिंजें। तो पहले एन तो थी और ये आ गई, तो टोटल फ्रिंजें कितनी हो गई, ये हो गई। तो एन लैम्डा का वो उधर सोल्व करवा दिया, तो लैम्डा बराबर ये आ गया। तो आपकी जो ये फर्स्ट यूनिट थी इंटरफेरेंस व्यतिकरण के बारे में हमने पढ़ लिया। उसमें मोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं व्यतिकरण में तो आता ही है, इसके अलावा न्यूटन बोला है, ये पतली फिल्मों वाला और ये माइकलसन, ये इनके जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो भी किए हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी किए हैं, और जो बीच बीच में क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल के लिए उनके लिए भी फॉर्मूले निकालने हमने डिराइव किया है। तो इस यूनिट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। इसमें हम देखते हैं कौन सी, ये सेकंड यूनिट पढ़ें या थर्ड, पोलराइजेशन पढ़ें या फिर फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल वाले पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ा इजी भी है। ये जो पोलराइजेशन है ध्रुवण, ये थोड़ा बड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक है। इसके बाद में फिर जो हमने चौथी यूनिट है, इन दोनों के बाद में चौथी चलेगी। और जो आपका डिफरेंस है बिटवीन न्यूटन और माइकलसन में, ये पूछता है, पूछ ही लेता है, ये पूछता है। तो इसीलिए मैंने ये जो आपका डिफरेंस है ये भी करवाया। और जो क्वेश्चन थे वो तो आपको बता ही दिए, और जो अगली वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछ रखे हैं। यूनिट यही खत्म होती है, अब अगली वीडियो में हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।